सुमित ने ऐसे बोला है, वैसे बोला है, निर्णायक का सम्मान नहीं करता है। हमसे जिसने बोला ये बात, उसको हमने ये बोला कि निर्णायक का सम्मान क्यों करें। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। जैसा कि आपको पता ही है कि विभिन्न वक्ताओं को मैं इस तर्कज्ञान पर बुला रहा हूं, जिससे कि वो आए और अपना अनुभव साझा करें। तो बहुत दिनों से मैं जिस प्रयास में लगा था, आज उस प्रयास में मुझे सफलता मिल रही है। और जिस वक्ता, एक बड़े वक्ता को मैं इस तर्कज्ञान पर बुलाना चाह रहा था और उनका अनुभव सुनना चाह रहा था, और आप सभी लोग उनका अनुभव सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, और मैं कहूंगा कि सबसे बेहतरीन होने जा रहा है। और इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखें। तो आज जिस वक्ता के बारे में हम जानेंगे, जिस वक्ता को आज हम सुनेंगे, उनका नाम और उनका परिचय मैं आपको दूं, उससे पहले बता दूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आज भी अगर कहीं भी कोई भी बड़ा आयोजन डिबेटिंग का होता है, तो जो आज वक्ता है उनका नाम लिया जाता है और जाने जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे सुमित शेखर पांडे जी से, और हम इनको सुमित भैया कहते हैं। और ये अभी कर क्या रहे हैं, वर्तमान में एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट में। और कैसे इन्होंने शुरुआत की डिबेटिंग में, दिल्ली विश्वविद्यालय में कैसे है, सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सुमित शेखर पांडे जी ने जो डिबेट की है, और लगभग मेरे से पहले भी जो मेरे वरिष्ठ हैं, 1-2 साल पहले जो सीनियर हैं, वो भी सीखते रहे हैं। तो काफी लंबा अनुभव सुमित भैया के पास है। सारे अनुभव के बारे में बात करेंगे। तो सुमित भैया, सबसे पहले आपका तो स्वागत है तर्क ज्ञान पर। आप पहले भी एक जो डिबेट मैंने कराई थी उसमें आप प्रतिभागी थे। बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय, आपने मौका दिया आपसे रूबरू होने का, लोगों से रूबरू होने का। मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात है जी कि आप आज की तारीख में भी आपको हम याद हैं, और खासकर डिबेटिंग के नाते, डिबेटिंग सर्किल के नाते, इसके लिए तहे दिल से आपका जी। तो शुक्रिया अदा करते हैं। ये तो जितने डिबेटर हैं वो सभी इस डिबेटिंग सर्किट को या डिबेटिंग शैली को बहुत धन्यवाद देंगे कि हमें हम कहें कि कुछ मित्र मिले हैं, कुछ आदर्श मिले हैं, कुछ ऐसे बड़े भाई की तरह लोग मिले हैं, या कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिनसे हम जीवन भर प्रेरणा प्राप्त करेंगे। उनमें से आप एक हैं, और इसलिए आप कह रहे हैं कि आपका नाम ले रहे हैं। यहाँ तो मतलब सीखा जाता है, बताया जाता है कि वो कैसे डिबेट करते थे। आप सुनिए उन्हें। तो खैर उस समय तो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, लेकिन अब ये मैंने कोशिश की है कि लोगों को बुलाया जाए और लोगों के वक्तव्य रिकॉर्ड किए जाए, ताकि हम सुन सकें आप सभी लोगों को। तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगा मैं कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में किस वर्ष आपने दाखिला लिया, कहाँ, किस कॉलेज में एडमिशन लिया, और किस बैकग्राउंड से आप आ रहे थे? धन्यवाद दिग्विजय। वर्ष 2007 में मैंने दाखिला लिया था दिल्ली विश्वविद्यालय में, किरोड़ीमल कॉलेज में, किरोड़ीमल महाविद्यालय में। जी जी। मैंने 10th तक बिहार में एजुकेशन लिया सीबीएसई बोर्ड से। उसके बाद से 10th करने के बाद हम चले गए दिल्ली। वहां से आईएससी किया साइंस में, फिर उसके बाद से ड्यू में एडमिशन लेना था। तो ये बैकग्राउंड मेरा पूरा का पूरा बिहार का बैकग्राउंड था 10वीं कक्षा तक। उसके बाद से 2 साल दिल्ली में रहने के बाद, 2 साल वहां से इंटर करने के बाद ये मौका मिला दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लेने का, वहां पढ़ने का। उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ। ये जो डिबेट का सिलसिला था, या इनसे जुड़े जो भी कार्यक्रम होते थे, जो भी इवेंट्स होते थे, ये सिलसिला दिल्ली विश्वविद्यालय से ही दरअसल शुरू हुआ। 2007 में हमने वहाँ एडमिशन लिया, 2010 में पास आउट हो गए किरोड़ीमल कॉलेज से। मेरा केमिस्ट्री बैकग्राउंड है, केमिस्ट्री में एडमिशन लिया था वहाँ पे, केमिस्ट्री ऑनर्स। जी 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 जी। तो केमिस्ट्री ऑनर्स में आपने एडमिशन लिया, तो साइंस बैकग्राउंड था। तो केएमसी कॉलेज में जब आप, क्योंकि हम कहें आज की डेट में तो लगभग 13 साल पहले आपने केएमसी कॉलेज में, किरोड़ीमल कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था। तो उसमें ऑनलाइन मेरे ख्याल में नहीं होता था। तो उस समय आप एडमिशन जो लिया आपने,
उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया या क्या चीजें की वहां पर? उस वक्त दिग्विजय एडमिशन की प्रक्रिया ये थी कि उस वक्त कट ऑफ बेसिस पे ही एडमिशन होते थे। उस वक्त वहाँ दाखिला जो होता था वो कट ऑफ के आधार पे ही होता था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए ड्यू में एडमिशन लेना, क्योंकि सपना था ड्यू में पढ़ने के लिए। पहले तो दिमाग में ये था कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया जाए, लेकिन पता नहीं, फिर लगा कि बेसिकली हमको वहाँ आईएएस की तैयारी करनी। अब उसके लिए ये लगा कि इंजीनियरिंग करेंगे फिर वहाँ पे 4 साल लगेगा, यहाँ पे 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। और बेसिकली हम वहाँ पे गए थे रामजस कॉलेज में एडमिशन लेने की, क्योंकि हम लोगों ने सुना था कि रामजस कॉलेज का जो इतिहास का संकाय है, वहाँ पे हिस्ट्री का जो फैकल्टी था काफी रिनाउंड था पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और उसमें एडमिशन लेने के लिए मेरा कट ऑफ में आ गया था। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि नहीं, जो साइंस से आर्ट्स में शिफ्ट कर रहे थे, हमको हिस्ट्री में एडमिशन लेना था। साइंस से आर्ट्स में जो लोग शिफ्ट कर रहे थे उनके लिए 5-7% का एडिशन था। मतलब अगर फर्ज करिए कि अगर 10% कट ऑफ है, तो आपके लिए जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो आर्ट्स में स्विच कर रहे थे, उनके लिए 15%, 17% ऐसे हो जाता था सिस्टम। तो जो न्यूज़पेपर्स में कट ऑफ निकाले गए थे, उसे कट ऑफ एक्सॉर्बिटेंटली मेरा काफी ज्यादा बढ़ गया। तो कट ऑफ में वो मेरा वहां पे हुआ नहीं। उसके बाद से सेम डे हम लोग गए, घूमते घामते हम किरोड़ीमल कॉलेज गए। तो किरोड़ीमल कॉलेज में ये अंदाजा था कि वहाँ का डिबेटिंग सोसाइटी बहुत हाईलाइटेड है, काफी पोटेंशियल डिबेटर्स वहां से निकले हैं, ये हम लोगों ने सुना हुआ था। वहां पे हम लोग गए घूमने के पर्पज से, थोड़ा बहुत पेट पूजा करने के लिए वहां पे गए हम लोग। तो बारिश का मौसम था। ये मेरे लिए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था वहां पे अजीबो गरीब कल्चर देखने का, एकदम से मॉडर्न लोगों को, मतलब उन लोगों से रूबरू होने का, और स्पेशली गर्ल्स। वहां पे पूरा सिस्टम देखने के बाद से अब आपको बताएं दिग्विजय की, लगा कि भाई अब जो भी कोर्स हो एडमिशन यही लेंगे। अच्छा। वो हिस्ट्री में यही ट्राई करते हैं। पहले किरोड़ीमल कॉलेज का कुछ ऐसा मेरा सीन नहीं था। रामजस कॉलेज में एकदम से दिमाग में माइंड मेड अप था कि वहीं पे एडमिशन लेना था। बाद में वहां गए, वहां घर जाके फर्स्ट कट ऑफ में तो मेरा वहां पे नहीं आया। उसके बाद से दिग्विजय वहां पे जाने के बाद फर्स्ट कट ऑफ में आया नहीं, घर चले गए हम लोग। थोड़ी सी निराशा हुई कि रामजस कॉलेज मेरा नहीं आया, लेकिन किरोड़ीमल जाने के बाद से मेरी काफी सारी निराशा जो थी वो दूर हो गई। नेक्स्ट कट ऑफ आया। नेक्स्ट कट ऑफ में रामजस का मैंने देखा तो वहां पे मेरा बन नहीं रहा था। मतलब ये जो 7% ऐड करने के बाद मेरा रामजस में बन नहीं रहा। अच्छा। किरोड़ीमल में देखा, मेरा साइंस बैकग्राउंड से थे, तो साइंस बैकग्राउंड में केमिस्ट्री में मेरा आ गया। अब ये बड़ा मुश्किल था आर्ट्स के माइंड मेड अप होने के बाद साइंस में स्विच करना। फिर उन्होंने सोचा कि जो पढ़ेंगे किरोड़ीमल कॉलेज में और देखते हैं जो होगा फ्यूचर में। उसके बाद से मेरे बड़े भाई साहब भैया थे मेरे, बेसिकली मेरा एजुकेशन वही प्लान करते थे सब कुछ। तो हम लोगों ने आपस में राय मशवरा किया। फिर भैया ने कहा कि एक काम करो, जाके देखो क्या हो रहा है वहां पे। फिर हम लोगों ने पता किया वहाँ के डिबेटिंग सोसाइटी का, बेसिकली ईसीए जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का, जो डिटेल पता किया वहाँ पे। तो वहाँ का डिबेटिंग सोसाइटी काफी मतलब रोबस्ट और काफी हाईलाइटेड था वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस वक्त हम लोगों को जो पता लगा। तो वहां पे हम लोगों ने ये प्लान किया, कुछ जो उस वक्त के जानकार हम लोग के लोग थे, जो लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से काफी अच्छे से रूबरू थे, उन लोगों ने कहा कि एक काम करो, ये तुम्हारा कोर्स क्या है मैटर करता है, लेकिन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। अगर तुम ईसीए में एक्सेल कर जाते हो, ईसीए में एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज हैं उसमें अगर तुमको सीखने का मौका मिलता है, वो चीजें अगर तुम वहां से डेवलप करते हो, तो तुम्हारे भविष्य में ये चीजें काम आ सकती है जी। ये चीजें दिमाग में लेके हम गए केमिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए। मेरे भैया ने कहा जाओ देखो, फिर अगर होता है एडमिशन तो लो। फिर हम गए वहां पे। वैसे आप लेना चाहते थे हिस्ट्री में एडमिशन? हाँ, केमिस्ट्री का कोई प्लान नहीं था। साइंस पढ़ने के बाद अब मेरे में वो भूता नहीं बचा था कि वो साइंस का 3 साल हम झेल पाते। मेरे लिए साइंस जो है, खासकर 3 साल पढ़ना, वो भी एक सब्जेक्ट अझेल था एकदम। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलिए कोई नहीं, 3 साल झेल लेंगे, और अगर इंटरेस्ट आया तो कैरी करेंगे। वो फिर जाके किरोड़ीमल महाविद्यालय में दाखिला लिया हमने वहां पे 2007 में। और उसके बाद से सिलसिला आगे उस समय जब मतलब हमारे पास तो अनुभव है कि भाई 2014-13 में हमने प्रवेश लिया, ऑनलाइन भी होता था ऑफलाइन होता था। एक तरीके से मैं कहूँ कि 5-6 साल
पीछे हमारे जब हम लोग आए थे तो 5-6 साल पहले ही आप जो है एडमिशन ले चुके थे, तो थोड़ा उस समय मतलब क्या इतनी ही भीड़ भाड़ होती थी, क्या इतना ही कट ऑफ जाता था, या बहुत मारामारी होती थी जैसे आजकल होती है? ये दिग्विजय मारामारी तो थी, मतलब आज के तारीख में जितनी मारामारी है इससे थोड़ा कम था, क्वांटम इतना नहीं था, लेकिन फिर भी ड्यू के नाम का मारामारी तो तब भी बहुत था। मतलब इसका अनुमान अच्छा। आप इसी से लगा सकते हैं कि जैसे हिस्ट्री में मैंने वो कहा कि रामजस कॉलेज में हमने प्रयास किया एडमिशन लेने के लिए, तो वहां मेरा आया नहीं। किरोड़ीमल में पहले कट ऑफ में जो परसेंटेज था, तो इतना हम लोग श्योर थे कि सेकेंड कट ऑफ जो निकलेगा उसमें मेरा हो जाएगा हिस्ट्री में। उन लोगों ने पहले कट ऑफ में ही बंद कर दिया, उसके बाद से मेरा अच्छा। आप खुद अंदाजा लगाइए, ये कट ऑफ में हिस्ट्री बंद, उसके बाद ही बाकी भी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स बचे थे उन लोगों ने भी धीरे धीरे बंद कर, मतलब अपना फुलफिल करके एडमिशन सीट्स उन लोगों ने बंद करना शुरू कर दिया था। अच्छा। लेकिन तब तक हम अपना किरोड़ीमल में एडमिशन सिक्योर कर चुके, तो उसके बाद हमको ये टेंशन नहीं था कि फिर कहाँ मिले नहीं मिले। हमको दिमाग में ये था कि अब भारत के काफी प्रतिष्ठित महाविद्यालय का हिस्सा बन चुके हैं, अब जो होगा वो इसी में देखा जाएगा। तो क्रेज तो उस वक्त भी दिल्ली विश्वविद्यालय का दिग्विजय बहुत था, मतलब कहीं भी ये कहना कि हम नॉर्थ कैंपस में पढ़ते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, ड्यू के स्टूडेंट हैं, ये किसी भी सज्जन के सामने बहुत अच्छा और काफी प्रोलिफिक इंप्रेशन देता था। तो अगला सवाल ये लेते हैं कि किरोड़ीमल में आपने दाखिला ले लिया, लेकिन उसके बाद कैसे डिबेटिंग सोसाइटी में आए? उस समय क्या ऑडिशन की प्रक्रिया थी, क्या प्रोसेस ये था, दिग्विजय, उसके ये बारे में बड़ा बताएं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है मेरा डिबेटिंग में जाने के लिए। ये तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ईसीए में जाना था हमको, चूंकि किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लेने का एक बहुत बड़ा मेरा आधार ये था, उसका कारण ये था कि वहाँ का ईसीए काफी रेनाउंड है। मैंने आपसे कहा भी, तो वहाँ उस वक्त क्या हुआ, ऑडिशन था डिबेटिंग सोसाइटी में, जो किरोड़ीमल कॉलेज का डेप्सॉक है वो ऑडिशन लेते थे, ऑडिशन करके फिर मतलब एडमिट कर लेते थे डिबेटिंग सोसाइटी में। मेरी आवाज सुनाई दे रही है मुझे? जी जी जी। हाँ, तो उस वक्त क्या हुआ कि ऑडिशन का कल्चर था, वहां पे ऑडिशन होता था और हम गए ऑडिशन में। और अभी तो था कि ऑडिशन दे के बस डेप्सॉक का हिस्सा बन जाएंगे, पहले दिमाग में यही था। वहां मतलब काफी अच्छे वक्ताओं को हम उस वक्त नहीं जानते थे जो मेरे कॉलेज में थे। जिस दिन ऑडिशन था उस दिन गए वहां पे। अच्छा, तो इसमें 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 एक चीज ऐड करता हूँ कि क्या आप मतलब ठीक है, आप जो है आईएएस की तैयारी करना चाहते थे, तो क्या आप डिबेटिंग में दिल से आना चाहते थे, या फिर चलिए जी चूंकि हमको साइंस मिल गया है तो थोड़ा दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए हम डिबेटिंग नहीं नहीं सोसाइटी नहीं, ज्वाइन करें? दिल से आना चाहते थे दिग्विजय, ऐसी बात नहीं है कि दिल से नहीं आना चाहते थे, कि सिर्फ साइंस बैकग्राउंड में अच्छा। थे तो चलिए थोड़ा सा रिलैक्स अच्छा। करने के लिए, स्ट्रेस रिलीफ के लिए, अपने आप को रिलीव करने के लिए वहां जाना था, ऐसी बात नहीं थी। वो मेरे लिए पार्ट टाइम सिस्टम ही था वहां। मतलब दिमाग में ये था, अच्छा। माइंड मेड अप था कि नहीं, डिबेटिंग सोसाइटी में डेप्सॉक में जाना है। तो जब डेप्सॉक में गए तो वहां ऑडिशन हो रहा था, और दिमाग में ये था कि इंग्लिश डिबेट करना है, इंग्लिश इंप्रूव करना है, ये पहले दिमाग में मेरे था एकदम से, कि अब अंग्रेजी एकदम सशक्त कर लेना है, ताकि लोग सुने तो कहें कि हाँ जी ये जी लड़का ये बड़ा मेधावी छात्र है, कर्नाटेदार अंग्रेजी बोलता है, ये चीजें दिमाग जी में जी थी। जी जी। वहां पे जब हम गए डेप्सॉक में ऑडिशन के लिए, तो आपको बताते हैं वहां पे क्या हुआ कि जो इंग्लिश डिबेटिंग के लिए स्टूडेंट्स आए हुए थे, वो लोग इतनी शानदार अंग्रेजी बोलते थे, मेरा जो आत्मविश्वास था वो अगर 100 रहा होगा तो वहां से घट के वो 10 हो गया, वो माहौल देख के। अच्छा। अब इतना स्पष्ट हो चुका था कि वहां बोलना मेरे बस की बात है नहीं। अब वो जो हिंदी में भी डिबेट कर रहा था वो इतना सशक्त वक्ता था, उसकी वाक शैली या वाक चातुर्य इतना अच्छे लेवल का था कि हम उसमें उतने कॉम्पिटेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके अच्छा। हम गए वहां पे। तो मेरे लिए उन लोगों ने जो टॉपिक किया था उस वक्त ऑडिशन में, मेरे सीनियर्स ने, जो डेप्सॉक के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे, उन लोगों ने कहा कि चलो ये कुर्सी पे चढ़ जाओ, और कुर्सी पे चढ़ के कैपिटल पनिशमेंट के बारे में बोलो। कैपिटल पनिशमेंट के बारे में हमको इतना ही पता था, फांसी की सजा है। अच्छा। ये था, कैपिटल पनिशमेंट शुड बी बैंड, ये टॉपिक था। अच्छा। कुर्सी पे चढ़ गए हम डिबेट करने के लिए, और
डिबेट हमने यही करके खत्म कर दिया, कैपिटल पनिशमेंट इज वेरी बैड, इट शुड बी बैंड। मेरा डिबेट खत्म हो गया। अच्छा। तो उसके बाद से वो लोग भी समझ गए कि बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है। मेरे सीनियर्स ने कहा चलो नीचे उतर जाओ, हो गया तुम्हारा। उसके बाद से क्या हुआ कि उन अच्छा। लोगों ने कहा हमको कि अगर ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन ज्वाइन, इसमें कोई अच्छा। बहुत बड़ी बात नहीं कि तुमको एकदम से बहुत महारथी होना है डिबेटिंग के लिए। तो उन्होंने कहा कि चलो ज्वाइन करना है तुम ज्वाइन कर लो, रहते रहते सब सीख जाओ। वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था। एक दिन दो दिन गए वहां पर, उन लोगों ने मतलब हमको ज्वाइन करा दिया, वहां पे मौका दिया हमको टेप्सो का पार्ट बनने के लिए। एक दिन दो दिन और गए ऑडिशन के बाद। अब मैं आपसे बताऊं दिग्विजय, वहां के जो कैंडिडेट्स थे उनकी प्रतिभा देख के, उनका कॉम्पिटेंस लेवल देख के, उनका इंटेलेक्ट देख के मेरी हिम्मत ने तब तक जवाब दे दिया कि ये मेरे मुद्दे का बात नहीं है, वहां मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। ये एकदम से मेरे दिमाग में स्पष्ट हो गया था कि भाई इतने ऐसे स्पीकर्स के सामने मेरा नहीं चलने वाला है। हम घर पे गए उस दिन कॉलेज खत्म करके, जाके हमने भैया से कहा कि ये मेरे बस का नहीं है, ये तो बाप रे तो ऐसा बोल रहे हैं ये लोग कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा। मेरे भैया ने जबरदस्ती डरा धमका के वो कहा कि तुम जाते हो कि करे तुम्हारा दवाई है, तुम जाओ जो हो ज्वाइन करो, नहीं बोलना है चुपचाप खड़े रहना था। आओ यार। अब एकदम से इधर से भैया की तरफ से भी था कि नहीं करना ही करना है, और उधर हिम्मत ने जवाब दे दिया था कि मेरे बस का नहीं है। फिर भी हिम्मत कस के गए। वहां जाने के बाद क्या हुआ, फिर डरे समय जाते थे वैसे ही। तो मेरा एक क्लासमेट था वहां पे, अभिनव श्रीवास्तव, काफी बहुत अच्छा वक्ता अभिनव था। तो उस वक्त अभिनव ने भी हमको काफी ढांढस बढ़ाया कि चलो यार रहते रहते सब सीख जाओ। अभिनव उस वक्त भी बहुत क्लास का स्पीकर था। अभिनव का मतलब उसका इंटेलेक्ट लेवल उसमें भी बहुत काफी अच्छा था। अभिनव ने कहा कि चलो यार रहते रहते सब सीख जाएंगे। उसको देख देख के थोड़ा लगा कि चलो यार चल के देखते हैं। फिर गए हम लोग। अभी धीरे धीरे बोलना सीख ही रहे थे। उसके बाद इन लोगों ने हमको एक कॉलेज में भेजा, जाओ डिबेट करके आओ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तो उसके ऊपर आता हूं मैं कि पहली डिबेट में आप गए तो कैसा अनुभव रहा। लेकिन उससे पहले बोलो कि चूंकि हम जान रहे हैं कि केएमसी में जो है कि बड़ी डिबेटिंग सोसाइटी है, तो जब आपने जो एडमिशन लिया या आपने सोसाइटी डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन की, तो हिंदी और इंग्लिश क्या वहाँ सेपरेट था या दोनों का सेशन एक साथ होता? सोसाइटी दिग्विजय एक था, डिबेटिंग सोसाइटी। लेकिन उसमें ये जो हिंदी डिबेटिंग और इंग्लिश डिबेटिंग के सेक्शंस थे ये अलग अलग थे। मतलब अच्छा, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एक ही थे, डेप्सॉप के छत के नीचे एक ही प्रेसिडेंट एक ही सेक्रेटरी हुआ करते थे तब। लेकिन उसमें ये था कि इंग्लिश स्पीकर्स का एक कैटेगरी था, हिंदी स्पीकर्स का एक कैटेगरी था। दोनों भाषाओं के जो वक्ता थे अलग अलग थे। तो जिनको हिंदी डिबेट में जाना होता था उसमें वो हिंदी स्पीकर्स हिंदी के ही वक्ता जाते थे, इंग्लिश का डिबेट होता था उसमें इंग्लिश के ही वक्ता जाते थे। और जो बहुत मेधावी थे, जिनमें उतनी प्रतिभा थी, वो दोनों में जाने की कुवत रखते तो जाते थे वो। लेकिन एक ही छत के नीचे ये दो क्लास थे। अच्छा, तो उसके बाद ठीक है, आपका जो है ट्रेनिंग जैसा भी हुआ, ट्रेनिंग हो गया, आप जो है एक तरीके से थोड़ा बहुत सीख गए, जान गए या सीख रहे थे कि थोड़ा बहुत सीख लें। तब तक आपको जो पहली डिबेट में भेजा, तो पहली डिबेट में जो कि देखिए अपनी सोसाइटी में बोलना, सोसाइटी में क्योंकि ठीक है काफी दिनों से लोग जान पहचान रहे हैं, हाँ ये लड़के को कम आता है तभी ऐसे बोलता है। लेकिन जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो अलग अलग सोसाइटी से एक तरीके से हम कहें कि ट्रेंड वक्ता आते हैं, और जो फ्रेशर्स भी आ जाते हैं लेकिन सीनियर्स भी आ जाते हैं। तो पहले तो आप चूंकि अपने सोसाइटी में देख रहे थे काफी अच्छे अच्छे वक्ता थे, और जब आप किस कॉलेज में पहली डिबेट करने आप गए और वहां का एक्सपीरियंस क्या रहा, जब लोगों को आपने सुना तो क्या अनुभव किया? था दिग्विजय, कॉलेज से बाहर वो मिरांडा हाउस में था। वैसे उसके पहले किरोड़ीमल कॉलेज में एक बार हमने डिबेट में पार्टिसिपेट जरूर किया था, क्योंकि होम ग्राउंड था, सब अपने जान पहचान के लोग थे तो उतनी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब मिरांडा हाउस में पहली बार डिबेट करने गए, वो मेरे लिए पहला डिबेट था। वहां जाने के बाद क्या हुआ कि मेरे सेक्रेटरी ने कहा था, डिबेटिंग डेप्सो के सेक्रेटरी ने, जाओ एकदम कॉन्फिडेंट होके बोलना। लेकिन वहां जाने के बाद, स्टेज पे चढ़ने के बाद, चूंकि गर्ल्स का कॉलेज था और वहां मेरा कॉन्फिडेंस एकदम आधा हो चुका था। 4 मिनट टाइम था, 4 मिनट 3+1 स्पीकिंग टाइम था। वो मेरा पूरा का पूरा कंटेंट जो था वो 2.5 मिनट में ही समाप्त हो गया।
2.5 मिनट के बाद अब समझ में नहीं आ रहा था करें क्या, बोले क्या। खींच तान के इधर उधर करके मैंने 3 मिनट तक खींचा। 3 मिनट के बाद मेरे पास अब कुछ बचा नहीं था, मैंने वहीं पे अपना डिबेट ओवर कर दिया जी। और फाइनली हुआ क्या कि इंटरजेक्शन राउंड में पकड़े गए। इंटरजेक्शन राउंड में किसी लड़की ने सवाल किया, कहा कि ये आपने ऐसा ऐसा तथ्य बोला था, ये तथ्य तो गलत है। हमको कुछ पता नहीं था उस तथ्य के बारे में, गलती से बोल ही गए होंगे, पता नहीं। हमने उसको यही बोल के वहां से रफा दफा किया मामला कि आपको लगता है ये तथ्य गलत है, मैंने बिल्कुल सही तथ्य बोला है, धन्यवाद। वो अच्छा। करके उतर गए वहां। अच्छा। वो हंसने लगे उसके बाद से। पकड़े तो गए थे, बाद में जाके हमने चेक किया इंटरनेट पे, तो तथ्य हमने गलत ही बोला था। तो ये हास्यास्पद हो गया पूरा मामला। तो पहला डिबेट मेरा ऐसे दिग्विजय निकल गया। अच्छा, कुछ खास ठीक। रहा नहीं। ठीक, तो वहां पर मतलब आपने बहुत सारे वक्ताओं को सुना होगा ना, तो आपके मन में आया होगा कि हाँ ठीक है। मतलब देखिए, आपने कहा कि दिल से आपने डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन की थी, तो आपके मन में भी रहा होगा ना कि मतलब कुछ अच्छे वक्ता आए होंगे, बोले होंगे, तो कभी आपके मन में रहा होगा कि हाँ इस तरीके की शैली होनी चाहिए बोलने के लिए, है ना। क्योंकि जब हम लोग जाते थे ना, तो जब हम लोग फ्रेशर थे, तो हमारे सीनियर पीयूष सिंह जी हमको हम उनके साथ जाते थे, हमको लेकर जाते थे, कहते थे देखिए अभी सुमित भी आएंगे तो वो ऐसे बोलेंगे, अभी राजीव भी आएंगे तो वो ऐसे बोलेंगे, अभी जो है जगन्नाथ भी आएंगे तो वो ऐसे बोलेंगे, इन लोगों को सुनो, इनसे सीखो कैसे बोलते हैं। तो कुछ ऐसा अनुभव रहा आपके साथ? हाँ बिल्कुल रहा था वो। अब दरअसल हम लोग के लिए उस वक्त क्या था कि पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत ही प्रख्यात एक स्पीकर थे, वो मेरे डेप्सो के सेक्रेटरी खुद थे। वो काफी मतलब मशहूर वक्ता थे उस वक्त, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे उस वक्त, हैं अभी भी। अब उनका जैसे क्या था, उनकी बोलने की शैली बहुत शानदार थी। मेरे एक सीनियर थे, हम लोग से 1 साल सीनियर थे, सेकंड ईयर में थे उस वक्त, सौम्या सर। सौम्या सर मैथमेटिक्स ऑनर्स में थे। तो बहुत शानदार वक्ता थे। उनको देख के लगता था अरे यार ऐसा कब होगा, मतलब इस तरह की शैली हम लोग के जहन में कब अच्छा। आएगी। जो हम लोग का आउटलुक है, इंप्रेशन अगर हम कोई किसी को दे रहे हैं, तो इस तरह का इंप्रेशन कब देंगे कि कंटेंट भी है और एकदम से जो स्पीकिंग स्टाइल भी है, वो रेटोरिक हो या इंप्रेशन देना हो, किसी को कंटेंट समझाना हो, इन्फ्लुएंस करना हो, ये चीजें सौम्या सर की तरह हम लोगों में कब आई। ये बड़ा चैलेंजिंग था हम लोगों के लिए। तो हमको तो ये लगता था कि मेरे अंदर तो नहीं आएगा, क्योंकि उतना पढ़ना, उतना एनालिटिकल अच्छा। होना, उस तरह से एकदम कॉन्फिडेंटली लोगों को इन्फ्लुएंस कर देना, वो लग रहा था कि मेरे बस का नहीं है। वो तो कितना भी हम बोलने, कितना भी पार्टिसिपेट कर लें, हमसे नहीं। तो सौम्या सर को देख के लगता था, अच्छा। जो हमारे सेक्रेटरी थे आरके सर, उनको देख के लगता था कि इन लोग की तरह बोले तो शायद कुछ हो। अच्छा, तो ठीक, तो आपने जो भी समस्याएं थी डिबेटिंग सोसाइटी में एंट्री लेने से लेकर पहली डिबेट करने तक, वो आपने बता दी। लेकिन हम ये कहें कि क्योंकि आज हम देखते हैं, या जब मैंने एडमिशन लिया उसके 1 साल बाद में देखता हूँ कि सैकड़ों डिबेट्स होती हैं, साल भर में सैकड़ों डिबेट हो जाती है, 200-300 डिबेट हो जाती है कभी कभी। तो क्योंकि डिपार्टमेंटल भी होती है, सोसाइटी भी 2-2, 3-3 बार डिबेटिंग सोसाइटीज, और आजकल तो डिबेटिंग सोसाइटीज बढ़ गई हैं। उस समय शिवाजी में कोई डिबेटिंग सोसाइटी नहीं थी। तो आपके समय में मतलब अमूमन आप, चूंकि आप तो नॉर्थ कैंपस में रहते, तो आपको तो लगभग सारी डिबेट या जो भी एक्टिविटी डिबेटिंग की होती है वो तो पता चलती रहती है। तो क्या उस समय इतनी ज्यादा डिबेट होती थी, या थोड़ी बहुत कम होती थी, या औसतन? इतना नहीं होता था दिग्विजय, जितना अभी करेंटली आपने बताया कि डिबेट्स काफी होती हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। आप देखें तो रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतियोगिता है। तो ऐसा तो नहीं था, हाँ। लेकिन डिबेटिंग का माहौल बहुत शानदार था, क्योंकि डिबेट्स के लिए एक अच्छा। सीजन हुआ करता था। मतलब आप देखेंगे जनवरी फरवरी को कहते थे कि डिबेट्स का, ये फेस्टिवल्स का सीजन हुआ करता था। तो फेस्टिवल्स में काफी डिबेट्स होते थे। पार्लियामेंट्री डिबेट्स भी जो होते थे वो उसी मंथ के आसपास होना शुरू होते थे। चाहे वो किरोड़ीमल का हम लोग का एनएस प्रधान हो, फ्रैंक ठाकुर दास मेमोरियल डिबेट हो, एनएस प्रधान मेमोरियल डिबेट हो, ये जितने इस तरह की डिबेट्स होते थे वो मोटा मोटी उन्हीं महीनों में ज्यादा ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन फिर भी डिबेट्स अच्छा। इतने जरूर होते थे कि आपको पार्टिसिपेट करने का भरपूर मौका था। मतलब अगर सीजन में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं डिबेट होता ही रहता था। लेकिन कुछ महीने तो ऐसे थे जहां कहीं कोई डिबेट हुआ ही नहीं। हम लोग का काम ये था, हम लोग नोटिस बोर्ड पे देखते थे डेली कहीं कुछ हुआ है कि नहीं। रामजस में गए वहां देखा, हिंदू कॉलेज में गए वहां पे देखा।
तो ये जाके नोटिस बोर्ड पे पढ़ते रहते थे, कहीं कुछ है डिबेट तो उसको फिर हम लोग नोट करके ले आते थे, उसका टॉपिक नोट करके ले आते थे, फिर वहां ऐसे पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अभी की तरह एकदम से बहुत डिबेटिंग का जो आपने कहा डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स का जो बाढ़ है वो उस तरह से नहीं था, इससे कुछ क्वांटम कम था। तो अगला सवाल ले लेते हैं कि भाई जब आप इतनी सारी डिबेट नहीं होती थी, लेकिन अब डिबेट की गुणवत्ता पर बात करें, क्योंकि आपने तो बहुत सारी डिबेट जज भी की। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में आ गया और जो 2014, 15, 16, 17 तक आप यहीं मतलब डिबेटिंग में दिखाई देते ही थे, 18 में भी दिखाई देते थे। खैर अभी आप 1-2 साल से पटना स्थायी रूप से सेटल हो रहे हैं, तो जो डिबेट आप जो जज करते थे, तो आपके पास तो इतना लंबा अनुभव है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जैसे विषय तो कोई भी हो, बोलने वाले जो कंटेंट लेकर आते हैं उसकी जो गुणवत्ता है, क्या आपने ये अनुभव किया कि इतनी सारी डिबेट होने के कारण या इतनी सारी डिबेट होती भी है तो उसमें जो कंटेंट आता है वक्ताओं की तरफ से 2014 या 13 के बाद से, और जो आपके समय का कंटेंट था विषय, चाहे आपने कहा कि वो कैपिटल पनिशमेंट वाली बात हो, तो हमारे समय में भी कैपिटल पनिशमेंट में बहुत सारी डिबेट हुई। तो ऐसे अनुभव पे आप बताएं कि जो कंटेंट है वक्ताओं द्वारा जो आता था या जो आजकल आ रहा है, जो मतलब जब तक आप जज कर रहे थे दिल्ली में, तो उसमें कुछ अंतर, कुछ बढ़ोतरी या घटोतरी हुई हो? ये दिग्विजय देखें, ये रहा सवाल कि जो भी कंटेंट है डिबेटर्स का, जो वक्ता अपनी तरफ से कंटेंट लाते हैं, जो बोलते हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है। अब किसी भी देखिए वक्ताओं की जो श्रेणी है उस पे व्यक्तिगत कमेंट तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे कि तब हम लोग के टाइम क्या था कि डिबेट में जाने का मतलब सिर्फ पार्टिसिपेट करना नहीं था। तब ये था कि अगर चलिए कन्वेंशनल डिबेट में भी हम लोग जाते हैं तो एकदम से टॉपिक पर फुली प्रिपेयर्ड होके जाना है। उस टॉपिक का प्रोस एंड कॉन्स क्या है, टॉपिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कॉन्टेम्पोरेरी बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें पढ़ के भली भांति समझ के हम लोग बहुत वेल प्रिपेयर्ड होके जाते थे। अच्छा। और मतलब ये दिमाग में रहता था कि अपना प्रेजेंटेशन जो है बहुत शानदार देना है। डिबेट हारे जीते वो तो बात की चीज थी हम लोग के लिए, लेकिन ये दिमाग में रहता था कि कंटेंट जो है हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब एकदम प्रेजेंटेबल कंटेंट जो है, प्रोलिफिक कंटेंट, वो हम लोग को जजेस के सामने, ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना है। और इसमें हम लोग के जो सीनियर्स थे तब, वो लोग भी बहुत शानदार वक्ता रहे थे। मेरे कॉलेज का हमने बताया यार, वो आगे सर थे, सौम्या सर थे उस वक्त, हिंदू कॉलेज से थे आशु मिश्रा सर, ये लोग राहुल दुबे सर। तो ये लोग का जैसे क्या था, काफी पढ़े लिखे लोग थे, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे, ये लोग का कंटेंट बहुत दमदार रहता था। तो इन लोगों को देख एक दिमाग में रहता था कि हम लोग को भी अपना कंटेंट जो है इन लोगों के एट पार ही रखना है, बिलो पार नहीं आना है, डाउन नहीं होना है। तो हम लोग भी बहुत पढ़ के जाते थे जी। और यथासंभव किसी सीनियर से पूछने में हम लोग हिचकते नहीं थे कि अगर चलिए भाई सर अपना कंटेंट अगर हमको सही करना है, क्वालिटी बढ़ाना है, तो इसमें क्या करें। तो लोग बताते थे काम करो, ये मैगजीन पढ़ के आओ, वो मैगजीन पढ़ के आओ, ये बुक पढ़ो, वो करो, दिस करो, दैट करो। ये हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता था। कंटेंट प्लस प्रेजेंटेशन दोनों हम लोग बहुत इसमें मेहनत करते थे। उसके बाद से डिबेटिंग के बाद जज करना शुरू किया हम लोगों ने। तो अभी जैसे रिसेंटली आपने कहा 2016, 17, 18, रिसेंटली जितने लोग हमने जज किया, ऐसा नहीं है कि शानदार वक्ता अभी भी नहीं है, अभी एक से एक बहुत मतलब प्रतिभा के धनी वक्ता रहे हैं। लेकिन आप अगर ये देखेंगे तुलनात्मक दृष्टि से, तब जितने डिबेटर्स थे, एक तो डिबेटर्स कम थे, पहले बहुत डिबेटर्स नहीं थे, लेकिन जितने थे उन सबों की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, बहुत उत्पादक कंटेंट रहता था, बहुत प्रोडक्टिव कंटेंट उन लोग के रहते थे। अभी क्या है कि डिबेटर्स बहुत हैं, लेकिन उनमें से कुछ डिबेटर्स ऐसे हैं जो बहुत क्वालिटी का स्पीच प्रेजेंट करते हैं, बहुत क्वालिटी का डिबेट जो होता है, उनका कंटेंट जो होता है बहुत क्वालिटी का होता है। तो ऐसे डिबेटर्स कुछ ही मिलेंगे आपको। आपने खुद भी काफी डिबेट जज किया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिबेटर्स ऐसे हैं जो पार्लियामेंट्री डिबेट में भी रेटोरिक पे फोकस करते हैं, वो कंटेंट पे नहीं जाते हैं, और जो मेन कोर इशू है वहां टच ही नहीं करते हैं। और उसके बाद से वो जजेस से एक्सपेक्ट करते हैं कि एकदम से जो हमने बोला उसको डिकोड करके ये समझ जाए। तो इस तुलनात्मक दृष्टि से अगर आप देखेंगे,
जी ईडी पर मैं आऊंगा, ठीक है। तो कंटेंट अभी जो है उस पर मेहनत करने की जरूरत है आजकल के डिबेटर्स को। लेकिन मुझे लगता है ना कि आजकल वो जो कारण है उसका सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आजकल ज्यादा डिबेट होती है तो प्राइज मनी ज्यादा मिलने की संभावना है। तो जैसे आजकल बिल्कुल। आप देखिए कि T20 मैच हो गया है डिबेट। आप एक दिन में 3-3 4-4 डिबेट करते हैं और T20 मैच है, 3 मिनट का स्पीच यहाँ दिया और फिर वहां खिसक लिया, फिर यहाँ दिए, फिर वहां चले गए। तो ऐसा हो गया है। और प्रेशर ये भी है कि ज्यादा डिबेट है, ज्यादा जगहों पर डिबेट है, तो कोशिश रहती है कि सब जगह कवर कर लिया जाए। बिल्कुल। मतलब डिबेटर भी ज्यादा हो गए हैं लेकिन डिबेट्स भी ज्यादा हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद जो सवाल ये है कि जैसे भाई मेरे लिए तो व्यक्तिगत तौर पे ये था कि अगर डिबेट में पुरस्कार राशि मिल रही है तो आपका जेब खर्च चल जाएगा। आपके समय में या आप खुद, क्या आप जो डिबेट आपने जीती है उसमें पुरस्कार राशि मिली? आजकल तो भारी भरकम पुरस्कार राशि मिलती है। आपके समय बिल्कुल में पुरस्कार राशि कितनी मिलती थी और क्या आप उस पुरस्कार राशि को अपना जेब खर्च चलाने के लिए उपयोगी मानते थे? वो आपको बता देते हैं उसका सिस्टम क्या था। इतना तो पुरस्कार राशि जितना आपने बताया काफी भारी भरकम आज का अमाउंट होता है, इतना नहीं था। जैसे हम्म। उस वक्त क्या था कि कहीं कहीं तो सिस्टम ये था दिग्विजय के इंटरजेक्शन का जो प्राइस होता था वो पेन पे ही कट गया, अच्छा। और उसमें कैश प्राइस नहीं रह रहा था। वो भी एक सिस्टम था अपने आप में। हाँ और हाँ। जो कहीं कहीं इंटरजेक्शन का प्राइस था, नॉर्मल प्राइस इंटरजेक्शन का रहता था 250 रुपए, 300 रुपए। और हम्म। अगर कहीं इंटरजेक्शन का प्राइस पोस्टर पे लिखा होता था 500 रुपए अच्छा। या 1000 रुपए, तो वो लगता था कि बहुत बड़ा डिबेट है। अच्छा। एक बार हमारे एक सीनियर ने आईपी कॉलेज में डिबेट जीता। हम्म। वो आते ही हम लोगों को उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि देखो हम आईपी वाला डिबेट जीत गए। हम्म। हम लोग अभी यही इंप्रेशन में थे कि बेस्ट स्पीकर है तो 1500 हम्म। मिला होगा। उन्होंने हम्म। कहा कि यार हमको 5500 रुपए मिला। वो अच्छा। 5500 का अमाउंट जो था, वो सुन के हम सबों को लगा कि बाप रे, ये तो गजब का अमाउंट है। और अच्छा। आज की तारीख में आप देखेंगे 5500 जो है बेस्ट स्पीकर प्राइस, वो एवरेज डिबेट्स में होता होगा। अभी तो आप सर्किल से जुड़े हैं, आपको हाँ ज्यादा बेहतर ढंग से पता होगा। हाँ हाँ। भाई 3000, 4000, 5000 बहुत औसत प्राइस है, प्राइस मनी की अगर हम बात करें। उस वक्त इतना नहीं होता हम्म। था। उस वक्त बेस्ट टीम प्राइस होता था हम्म। 2500, 3000, हम्म। यही होता था। 5000 जहां बेस्ट टीम प्राइस था वो बहुत ही ज्यादा होता था, और वो किसी अच्छा। किसी डिबेट्स में होता था। हम्म। किसी किसी डिबेट में ऐसा हो गया कि 5000 प्राइस है बेस्ट टीम प्राइस, बेस्ट टीम प्राइस की हम बात कर रहे हैं। बेस्ट स्पीकर हाँ प्राइस है तो 2500, 3000, 3500 मैक्सिमम। जी। तो पॉकेट पॉकेट मनी पर आइए, पॉकेट मनी मानते थे कि नहीं मानते थे? बिल्कुल बिल्कुल, पॉकेट मनी तो दिग्विजय एकदम से मिलता था। मतलब ये जो डिबेट्स थे, डिबेट्स की वजह से पॉकेट मनी हुआ या खुद के छोटे मोटे शौक को पूरा करने की बात हुई, तो ये हम्म। तो डिबेट के पैसे से चल जाता था। हम्म। मतलब वो सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं था, लेकिन खुद की छोटी मोटी चीजों को फुलफिल करने के लिए एक जरिया जरूर था। हाँ, तो ये था कि मान लीजिए कि भाई कुछ करना है, मेहनत कर लो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, है ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम। हम्म। मतलब ये चलिए था तो। कि जैसे मान लीजिए कि अभी थोड़ा सा टू में कोई अच्छा जूता पसंद आ गया, हाँ हाँ। कोई ब्रांडेड शूज हैं, हम्म। उस तरीके की चीजें हैं। चलो अगर एक आध डिबेट जीत गया तो इस बार तो ये निकल जाएगा। अच्छा अच्छा। ये भी चीजें जी दिमाग में रहती थी। जी जी जी। हम्म। तो वो तो सबके लिए है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो जीत के पार्टी में कर लेते हैं, कुछ लोग जो है अपनी आवश्यकताएं और तमाम अन्य जरूरतें पूरी करते हैं। तो ये तो डिबेट में चूंकि वही पैसा मिल रहा है, मेहनत से कर रहे हैं, आप जो है पढ़कर जा रहे हैं, बोल रहे हैं, अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं, तो ये स्वाभाविक भी है। तो खैर, जानने की जिज्ञासा यही थी कि उस समय कैसा लोग करते थे। तो खैर आजकल तो दोनों तरीके के लोग हैं, तो उम्मीद है कि और वहां भी उस समय भी दोनों तरह के लोग थे। तब भी सिस्टम ये था एकदम से दिग्विजय, यही सिस्टम तब भी था। बहुत लोग ऐसे थे, हाँ। जैसा आपने कहा कि दिन में 3-3 डिबेट कर रहे हैं, 4-4, 5-5 डिबेट्स कर रहे हैं। जो सीजन में डिबेट्स हम्म। लगातार हुआ करती थी, तो उस वक्त ऐसे काफी वक्ता थे जो एक दिन में 3-3 डिबेट्स कर लेते थे। यहाँ गए, बोला,
और बोल के बस पकड़ा या ऑटो पकड़ा, मेट्रो पकड़ा अगर सुविधा होती थी, वहां से फिर दूसरे कॉलेज में गए, वहां से बोल के फिर तीसरे कॉलेज में गए। इस तरह के वक्ता तब भी थे, और किसी किसी दिन तीनों डिबेट जीत गए, तो उस दिन का इनकम अच्छा अच्छा, था। क्या ये आपने सिस्टम कभी 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 एक से अधिक डिबेट की हम एक ही दिन इक्का में? दुक्का बार ही ऐसा हुआ कि एक से अधिक डिबेट करने का मौका मिला, क्योंकि मेरे साथ मजबूरी ये भी थी कि चूंकि मेरा केमिस्ट्री बैकग्राउंड था ऑनर्स में, तो उसमें अटेंडेंस हाँ का हाँ बहुत हाँ। लफड़ा था और प्रैक्टिकल का काफी लफड़ा हुआ करता था। एक तो केमिस्ट्री। अटेंडेंस का सिस्टम ये था कि क्लासरूम का अटेंडेंस अलग था, प्रैक्टिकल का अटेंडेंस अलग था, और दोनों में अटेंडेंस मार्क करवाना होता था। बहुत बार पकड़े भी जाते थे प्रॉक्सी लगवाने में। टीचर ने पकड़ लिया, कहाँ है भाई ये कौन है, कल तो कोई अच्छा। और बोल रहा था, आज कोई और बोल रहा था। ये भी सारी चीजें दिक्कतें थी उसमें। तो जी इसके वजह से कभी कभार ही ऐसा हुआ करता था कि एक से अधिक बार डिबेट में एक ही दिन में पार्टिसिपेट कर लिया। जी। तो इसके अलावा आप थोड़े गंभीर विषय पे बात करते हैं, गंभीर इन द सेंस कि हम देखते हैं कि आप भी उसके जो है कि साक्षी रहे हैं कि वाद विवाद में विवाद जुड़ा हुआ है, और चाहे वो बिल्कुल कन्वेंशनल डिबेट हो, परंपरागत वाद विवाद प्रतियोगिता हो या संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता हो, वाद विवाद बड़े भयंकर रूप ले लेते हैं कभी कभी। तो खैर, आप और मैं इसके प्रत्यक्ष साक्षी भी रहे हैं। जब तक मतलब मैं अपने का बता रहा हूं कि जब आप थे, आप बताइए कि आपके समय में जो, क्योंकि आप जानते ही हैं कि किस तरीके के विवाद हो जाते हैं, सीडी में भी आपने कहीं कहीं देखा ही होगा कि भयंकर बिल्कुल रूप ले बिल्कुल। लेता है विवाद, कि नहीं ये कैसे हो गया, हम तो अपनी बात कह के आए हैं, कैसे प्राइस चला गया। खैर, सीडी की बात अलग है, क्योंकि मैं उसमें ज्यादा महत्व नहीं देता हूं कि क्योंकि जो है कि कहीं और दूर से विद्वान लोग बुलाए होते हैं, और वो लोग निर्णय देते हैं 3 मिनट के वक्तव्य के आधार पर। मिल गया तो मिल गया, मैं मानता हूं कि वो एक तरीके से आपको मिल गया प्राइज सीडी में तो मिल गया, नहीं मिला गया तो चलिए नहीं मिला। लेकिन पीडी में क्योंकि आप 7 मिनट नहीं, लगभग 1 घंटा आप उस कमरे में बैठे रहते हैं, और वाद विवाद चलता रहता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग चलती रहती है। तो जो आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, जो भयंकर विवाद के रूप ले लिए जाते हैं, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। क्या आपके समय में आपका कोई ऐसा अनुभव है कि पीडी में, पार्लियामेंट्री डिबेट में, आपके सामने या आपने ही खुद कभी ऐसा विरोध दर्ज कराया हो, कोई विवाद बड़ा हुआ हो? ये मेरे साथ एक बार नहीं काफी बार हुआ पार्लियामेंट्री डिबेट्स में, और ये मेरा अनुभव ही अनुभव था कि वाद के साथ विवाद तो खड़ा होता ही था। अच्छा। और ये मतलब काफी सारे सीनियर्स के साथ भी मेरा बहुत विवाद हो गया, खासकर ये संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता में, पार्लियामेंट्री डिबेट्स में। उस हम्म वक्त एक तो कहीं कहीं हम्म पार्लियामेंट्री डिबेट्स हुआ करते हम्म थे, उसमें भी कॉलेज में जब किरोड़ीमल में हम थे उस वक्त एक कॉलेज की डिबेट में हम गए थे। अब उस वक्त पूरा डिबेट इतना गहराई में चला गया, मतलब पूरा जो चारों वक्ता हम लोग थे, उसमें एक वक्ता मेरे सीनियर हम्म थे मेरे अपोजिशन में, हम्म और डिबेट इतना हम्म लेवल का हो गया, मतलब इतने शानदार क्वालिटी का हुआ उस वक्त। अब आप इसका अनुमान इसी से लगा हम्म सकते हैं कि निर्णय को तय करने में निर्णायक मंडली को 2.5 से 3 घंटे का समय हम्म, लगा। उनमें हम्म, आपस में विवाद हो गया, अच्छा। कौन जीता कौन हारा इस चीज को लेके। अब उसके बाद से क्या हुआ, हम लोग 100% श्योर थे कि हम ही लोग जीत रहे हैं। अब अच्छा। निर्णय आया, निर्णय के बाद हम लोग को निर्णय स्वीकार नहीं था। विवाद इतना हम्म बढ़ गया, एक जज को हमने बोला कि आपने तो कुछ क्लैरिफिकेशन हमको दिया नहीं, और फीडबैक है, सेमीफाइनल राउंड है, आपने हाँ। हमको इसमें फीडबैक नहीं दिया, कैसे नहीं दिया। उस जो जज थे उन्होंने कुछ बोला नहीं, हम्म थोड़ा बहुत फीडबैक दे दिया। उसके बाद से उनसे मेरी बहस हो हम्म गई कि हमने ये बोला था, इसको तो आपने कंसिडर हम्म, ही नहीं किया। वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। हाँ। फाइनली क्या हुआ कि आयोजक ने कहा कि देखिए अब जो भी है निर्णय तो नहीं बदलेगा, ये मेरे जो हम्म ये एडजुडिकेटर्स हैं इनका निर्णय हम नहीं बदल सकते हैं। आप अपनी हम्म उपस्थिति आपने दर्ज कराई, अपना विरोध दर्ज कराएं, उसको जताएं, हम्म उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन निर्णय नहीं बदलेगा। हमने कहा जो निर्णय बदलेगा ही नहीं तो हम काहे बहस कर रहे हैं आपसे, चलिए फिर हटाइए। तब हम घर चले गए। अच्छा। हम्म बाद में उस पूरे प्रकरण की इतनी लीपापोती हुई, हमारे उस वक्त हम्म जो तत्कालीन डिबेटिंग सर्किल था उसमें ये बात काफी हम्म फैल गई है बात की,
जब ये एकदम से स्पष्ट है कि निर्णायक जो है उसको ही समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्यों सम्मान करें, तब जो है एकदम से अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की दृष्टि से ही सोचते थे उस वक्त। निर्णायकों की मजबूरी और उनका जो इवैल्यूएशन का पैरामीटर था उसके मद्देनजर नहीं सोचते थे। क्या सही था क्या गलत ये हम अपने हिसाब से तय करते थे। अब वो विवाद इतना बढ़ गया, बाद में आयोजकों ने कहा कि आप एक काम करें, आप खुद भी निर्णायक बन गए हैं और फाइनल में आप आगे बैठे हैं, हम लोग चाहते हैं कि आप खुद निर्णायक बन के बैठे, जो निर्णायक मंडली है उसका सदस्य बने। हमने बोला कि ये क्या बात हुई भाई, आपने फाइनल में तो खेलने का मौका दिया नहीं, फाइनली ही नहीं दे। हम लोग गए वहां पे, डिबेट हम लोगों ने देखा। अब तब तक तो तीर छूट चुका था, विवाद काफी बढ़ गया था। इसके बाद सब्सिक्वेंटली कुछ दिनों बाद एक और कॉलेज में डिबेट हुआ, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट। उसमें एक सीनियर से स्थिति ये हो गई है, बड़ा इंटरेस्टिंग है दिग्विजय, मतलब हम लोग हार गए, मतलब वो भी सेमीफाइनल में जाके हार गए। तो हारने का आलम ये था कि पहले फैसला सुनाया जा रहा था, जैसे ही टीम का नाम डिस्क्लोज करने के लिए जो उसमें मुख्य निर्णायक थे वो आगे आए कि जो इसमें विजेता टीम है वो तब तक से आयोजक की एंट्री होती है। आयोजक ने आके कहा, जो हेड निर्णायक थे, हेड एडजुडिकेटर थे, उनको कहा कि अभी रुक जाइए, ये निर्णय अभी नहीं सुनाया जाएगा। अच्छा। और बाद में क्या हुआ, निर्णय मेरे खिलाफ आ गया, निर्णय सुनाया गया आधे घंटे 40 मिनट के बाद। अच्छा। निर्णय मेरे खिलाफ आ गया। हमने उनसे तर्क कर लिया वहां पे कि ये कैसे हम हार गए, हमको समझाइए ये पूरी बात। निर्णायक हमको वो समझा नहीं पा रहे। बाद में बहस का लेवल मेरा उनसे इतना ज्यादा हो गया, हमने आवश्यकता से अधिक उनसे बदतमीजी कर दी। मैंने उनको बहुत भला बुरा बोला। उसके बाद से भला बुरा बोल के हम वहां से चले गए। कॉलेज वालों को भी बहुत भला बुरा बोला, आयोजकों को, वहां के टीचर्स को, घर चले आए। बाद में ही रियलाइज हुआ कि आज बदतमीजी की हद हो गई। अच्छा। एक डिबेट क्या हार गए, क्या ये इतना बड़ा मामला है कि किसी भी आदरणीय सीनियर को हमको इस तरह से बोलना चाहिए था। बाद में हमको अपनी गलती का एहसास हुआ। बाद में वो जो मेरे सीनियर थे उनके पास हम गए, मुलाकात हुई, हमने बोला कि सर देखिए बहुत गलत शब्द का प्रयोग हमने कर दिया, हमको ये नहीं बोलना चाहिए था। उनसे माफी मांगी हमने बाद में जाके, और उस माफी को स्वीकार कराते कराते काफी वक्त लग गया। बाद में कहा कि ठीक है चलो हटाओ। अभी आज की तारीख में उन सीनियर्स मेरा बहुत बहुत अच्छा संबंध है, बहुत गाढ़ा संबंध है उनके साथ। और आज की तारीख में उनसे काफी एजुकेट भी होते हैं हम। वो टीयू में पढ़ाते हैं अभी। तो ये इस तरह के भी वाद विवाद हो जाया करते थे। एडजुडिकेशन भी मेरे साथ ऐसा हुआ, एक आध बार ही हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। तो उसमें भी काफी विवाद हुआ। तो वाद है तो दिग्विजय विवाद तो होगा ही। आपने खुद भी विटनेस किया है इन सब चीजों को। जी जी जी। तो चलिए ठीक है, एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल और लूंगा मैं। लेकिन सभी को मैं बता दूं जितने लोग तर्क ज्ञान देख रहे हैं, मेरे जो मित्र थे रविंद्र और शुभम झा, ये दो लोग जो है मुझे 2014 फरवरी मार्च में मिले थे जब मैं सत्यवती कॉलेज जा रहा था। तो ये लोग मुझे मिले और फिर मेरा इनके साथ परिचय हुआ। और फिर अगस्त 2014 में पुस्तक मेले की डिबेट थी, तो वहां पर चूंकि हम लोग साथ में गए थे, मैं, रविंद्र और ये सब, तो ये सब मुझे बोल रहे थे अभी देखिए सुमित भैया आएंगे। मैंने कहा नाम तो मैंने भी सुना है सुमित भैया का, लेकिन वो कौन है और कैसा बोलते हैं ये मैंने नहीं सुना। 2014 अगस्त तक नहीं सुना था। तो मुझे बताया गया कि आप कैसा बोलते हैं। तो बताया कि देखिए अभी सुमित भैया आएंगे और जो है निर्णायकों को उंगली दे दे के, एकदम हाथ दिखा दिखा, डरा डरा के बोलेंगे। मैंने कहा भाई एक मतलब गुस्सैल किस्म के इंसान होंगे फिर, इसलिए हाथ दिखा के और उंगली दिखा के डरा डरा के बोलेंगे। तो फिर लेकिन मैंने कहा कि एक खतरनाक पर्सनैलिटी भी होगी, दिखने में भी चेहरा वैसी। लेकिन फिर जब मैंने देखा, मैंने कहा कि ये तो मतलब बहुत ही क्यूट टाइप के आदमी है और इनको देख के कोई कहेगा नहीं कि ये बहुत खतरनाक इंसान है, और इस तरीके से डरा डरा के बोलते। तो मैं 2000 जब पुस्तक मेले की डिबेट में आप आए थे, और मेरे ख्याल में मैंने आपको वहीं बोलते हुए देखा था, क्योंकि आप तो काफी सीनियर है,
तो मैं इसी बात पर ध्यान, क्योंकि मेरे को भरा गया कि भाई देखियो इनको सुनिए जरूर, इनको जरूर सुनना। वो लोग आपसे ज्यादा परिचय पहले से थे, मैंने कहा ठीक है इनको जरूर सुनूंगा कि कैसे ये डराते हैं, तो थोड़ा इनसे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो वहां मैंने आपका वक्तव्य सुना, लेकिन जिस तरीके से मुझे भरा गया था उतना नहीं चीजें थी। तो खैर मेरा परिचय वहां आपसे हुआ। ये जो आपका जो है एक तरीके से अलग स्टाइल था, ये कैसे डेवलप हुआ कि भाई बोलते ऐसे हैं, और या आपने खुद ही अपना डेवलप किया? जो कहते थे कि हाँ हाथ दिखा के उंगली दिखा डरा के बोले। ये ये देखें दिग्विजय, उस वक्त क्या था कि फर्स्ट ईयर में काफी सारे डिबेट्स हो गए और कुछ नहीं मिलता था। वो ज्यादातर हमको इंटरजेक्शन के प्राइजेस मिला करते थे। स्थिति ये हो गई थी कि एक डिबेट में हम लोग गए थे, हम और अभिनव गए थे, तो एक ने बोला अभिनव को, इसको क्या करने के लिए लेके आइए, क्या इंटरजेक्शन का प्राइस कितने आया है क्या? स्थिति में ये बहुत डिबेट्स हारते थे हम। अच्छा। तब उसके बाद सेकेंड ईयर में जब हम लोग गए तो एम्स में एक डिबेट था, नेशनल लेवल का डिबेट था, कश्मीर के ऊपर इशू था। वहां पे क्या हुआ कि सब लोग जो है प्रो इंडिया बोल रहे थे, मतलब एंटी कश्मीरी जो स्पीचेस थे, ताकि उससे हम लोग के प्राइजेस बनेंगे, ये है वो है। हमको लगा कि मेरा तो वैसे भी यहाँ कोई रेप्यूटेशन है नहीं, अब कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है। वही उस वक्त वहां पे निर्णायक, प्राइस भी वही दे रही। उन्होंने प्राइस अनाउंस किया, थर्ड अनाउंस किया, हम तो क्लियर थे कि यहाँ कुछ मिलने वाला है नहीं, इंटरजेक्शन प्राइस का वेट कर रहे थे कि वो मिलना होगा तो वही मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो थर्ड प्राइज निकल गया, सेकेंड प्राइज निकल गया, फर्स्ट प्राइज में उसने मेरा नाम बुलाया। हमको यकीन नहीं हुआ कि हम ही को बोल रही। अच्छा। तो मेरे साथ जो गया था अभिनव, उसने कहा खड़े हो, तुमको बोल रही है वो। हम बोले अरे यार ध्यान से सुनो, किसी और को बोल रही हो। फिर उसके बाद से थोड़ा सा हमने स्माइल किया, तो जो चीफ गेस्ट थी उन्होंने कहा कि आई एम टॉकिंग अबाउट यू ओनली, यू स्पोक वेरी वेल एंड यू वर क्वाइट एग्रेसिव ऑन द स्टेज। हमको लगा कि इसको, ये जो गेस्ट हैं या एडजुडिकेटर, इनको एग्रेशन काफी पसंद आया, तो हमको वहां लगा कि एग्रेशन में भी बोला जा सकता है। तो वहां से क्या हुआ, मेरा जो स्पीकिंग स्टाइल था थोड़ा सा मॉडरेट के बाद वो एग्रेसिव होने लगा। उसके बाद से हम सक्सेसिवली गए आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर में डिबेट में जाने के बाद वहां काफी सारे डिबेट्स थे, वहां पे काफी एग्रेसिवली बोलते थे, एग्रेशन के साथ। अच्छा। मेरा उसी वजह से ये एग्रेसिव स्टाइल जो है वो वैसे ही डेवलप हो गया। तो हमको थोड़ा सा एग्रेशन के साथ बोलने की आदत है, मतलब डिबेट करने में जी। अब ये मेरा आदत, बात ये जो फीचर था ये बाद में आदत बन गया, ये हैबिट बन गया। ऐसे ही काफी सारे सीनियर्स ने मुझे कहा भी कि तुम स्टेज पे इतना एग्रेसिव मत हुआ करो। काफी हमने ट्राई भी किया, कुछ हद तक मॉडरेट भी हुए, लेकिन वो एग्रेशन में रख गया नहीं। तो मेरा ये जो स्टाइल है बोलने का, थोड़ा सा एग्रेसिव है, थोड़ा सा हो सकता है बहुत लोगों को ऑफेंसिव भी लग जाए। हाँ। खैर अब तो प्रोफेशन में आ गए तो चीजें काफी हद तक कम हो गई, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में तो मतलब एग्रेशन मेरे में काफी ज्यादा रहता था। अच्छा, चलिए ठीक। तो अब आए एक सवाल और उसके बाद एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, छोटे छोटे सवाल लेंगे। लेकिन आपका जो इतना लंबा चौड़ा अनुभव है, काफी आपने डिबेट की, डिबेट का अनुभव आपके पास है, जज करने का अनुभव है, तो जो नए डिबेटर्स हैं उनके लिए क्या छोटी सी सलाह देना चाहेंगे कि कैसे मेहनत करें और कैसे बोलें? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है पढ़ें और मल्टीफेरियस डायमेंशंस को कवर करें, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ें। फोकस न रहें सिर्फ एक सब्जेक्ट पे, काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए। और लॉजिक जो होता है वो किसी भी सब्जेक्ट से निकल के आ सकता है। तो इसमें क्या है कि अगर आपने सिर्फ जैसे हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू किया और आपको लग रहा है कि ज्योग्राफी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप जो लॉजिक फ्रेम करते हैं डिबेट में, जो अपना कंटेंट बनाते हैं, वो किस सब्जेक्ट से निकल के आ सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा अखबार में जो ये संपादकीय निकाले जाते हैं, एडिटोरियल्स, मैगजीन्स जितने होते हैं, चाहे वो हिंदी के हो अंग्रेजी के हो, दोनों भाषाओं में पढ़ें। कौन सा कंटेंट किस पेपर में आया है ये किसी को नहीं पता होता, वो आप देखेंगे तभी आपको अंदाजा होगा। अलग अलग ये हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ें,
ज्यादा से ज्यादा कंटेंट पढ़ें, टेक्स्ट बुक पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, पढ़ने पे सबसे ज्यादा फोकस करें और अलग अलग विषयों से जो है अपने तर्कों को कोरिलेट कर, जी जैसे किसी एक विषय पे किसी एक सब्जेक्ट का अगर टॉपिक दिया गया है किसी कन्वेंशनल डिबेट में या पार्लियामेंट्री डिबेट में, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी फोकस का इतिहास और भूगोल उठा के आप उस डिबेट में बोलना शुरू कर दें। आपका जो लॉजिक है वो किसी भी अदर सब्जेक्ट से भी आप उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। जी इसके लिए आवश्यक ये है कि आप पढ़ें। तो सबसे पहले कंटेंट डेवलपमेंट के लिए, उसके इनरिचमेंट के लिए स्टडी बहुत जरूरी है। ये एकदम से अपरिहार्य तत्व है उसके लिए। जी उसके बाद आपने कहा कैसे बोले, बोलने में ये आपका नेचुरल स्टाइल ही होना चाहिए, किसी को कॉपी नहीं करें, किसी से प्रभावित अगर हैं फिर भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि आपका नेचुरल स्टाइल ही उभर के सामने आए, अपने अंदर का जो मनुष्य है, आपके अंदर का जो वक्ता है उसको सामने ले आए। वो आप 2-4-10 डिबेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा, फिर आपको पता चलेगा आपका नेचुरल स्टाइल क्या है। तो अपने नेचुरल स्टाइल पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए रेटोरिक के साथ साथ कंटेंट पे भी फोकस करें। रेटोरिक तो जरूरी है ही, लेकिन कंटेंट पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आप वैसे भी देखेंगे, आप तो खुद भी एडजुडिकेटर रहते हैं कई सारे प्रतियोगिताओं में, कि कंटेंट को हम लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं। रेटोरिक का जो परसेंटेज होता है इंपॉर्टेंस वो थोड़ा सा कम रहता है। तो कंटेंट को डेवलप करें, कंटेंट रहेगा तो रेटोरिक थोड़ा बहुत तो वैसे ही बन जाएगा। ये नेचुरल स्टाइल फोकस करें, पढ़ें, जी जी रिलेट करके फिर अपना डिबेट बोले। जी और एक चीज और चलिए, इसमें तो ऐड एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे, छोटा। जी 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 ऐड करना चाहेंगे दिग्विजय इसमें, ये डिबेट बोलने आप जाते हैं तो सुने जरूर, किसने क्या बोला, क्या उसमें से लॉजिक निकाला जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि 50 वक्ता हैं, आप 50वें वक्ता हो सकते हैं। दिमाग में ये आता है कि 49 वक्ता तो बोल गए, सारा कंटेंट जो है इन लोगों ने बोल दिया। लेकिन उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि सब लोगों का कंटेंट जो है, अगर मैंने ध्यान से सुना है, उन सब चीजों को सार गर्भित करके उन्हीं में से नया कंटेंट निकाला जा सकता है। तो लोगों को सुनकर भी अपने कंटेंट्स को डेवलप किया जा सकता है उस पर्टिकुलर डिबेट के लिए। आप पार्लियामेंट्री डिबेट में हैं जी, तो आप अगर बाद के वक्ता हैं तो पहले के वक्ताओं को सुने, उन्होंने क्या कहा, उसकी काट निकालें, इवेलुएट करें। ये सारे तौर तरीके हैं, ये जो माइन्यूट स्किल्स हैं। जी जी तो चलिए, अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं। इसका मतलब छोटे छोटे सवाल होंगे और छोटे छोटे एक एक दो दो लाइन के जवाब होंगे। तो सुमित भैया, सबसे पहला सवाल, आपने इतनी सारी डिबेट की, लेकिन सबसे बेस्ट डिबेट आपकी कौन सी रही? अब सबसे बेस्ट डिबेट दिग्विजय, ऐसे एक आध बार, जैसे अभी जो जहन में है, एक बार इकोनॉमिक्स के ऊपर डिबेट था इंद्रप्रस्थ कॉलेज में, आईपी कॉलेज फॉर वीमेन जो है, उसमें था इकोनॉमिक्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड था। उसमें हमको लगा कि परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, उसमें हम लोग जीते भी थे। मिरांडा हाउस में एक डिबेट था कंज्यूमर डिस्प्यूट्स के ऊपर, उपभोक्ताओं के ऊपर, उपभोक्ता कानून संरक्षण, इन्हीं चीजों पे आधारित था। वहां पे भी सक्सेसफुली हम लोग अच्छा बोले थे, तो जीते भी थे वहां पे। ये एक आध जो याद है चीजें, तो वहां पे लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था, जीते भी थे। जी जी तो और सबसे खराब अनुभव कहाँ रहा या कौन सा रहा? सबसे खराब अनुभव भी मिरांडा हाउस में ही रहा, जो मैंने आपको बताया था। पहले डिबेट में हम गए थे, कंटेंट समाप्त हो गया, इंटरजेक्शन में पकड़े गए, भारी बेइज्जती हुई, उसे सबक लिया, फिर आगे बढ़े। जी, तो आपके सीडी और पीडी में बेस्ट पार्टनर कौन रहे? मेरे सीडी और पीडी में मेरे साथ जो बेस्ट डिबेटिंग पार्टनर रहे वो अभिनव श्रीवास्तव, मैंने आपको कहा था, मेरे क्लासमेट थे अभिनव। हम लोग केमिस्ट्री भी हम लोगों ने साथ ही किया, तो दोनों डिबेट्स में हम लोग साथ ही जाते थे। हम लोग का कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा था। उसके बाद से राजीव के साथ हमने पार्टिसिपेट किया काफी डिबेट्स में, राजीव के साथ किया, उमर शाह के साथ किया। तो राजीव के साथ भी मेरा टीम काफी अच्छा बनता था, तो हम लोग का कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ साझेदारी काफी अच्छी रहती थी। उमर के साथ भी ठीक ठाक था। जी, तो
एक छोटी सी चीज बताइए, अगर आपको मौका मिले दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सर्किट में एक छोटा सा जो बदलाव करना चाहें, क्योंकि सुधार तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आप क्या बदलाव या सुधार करना चाहेंगे? डिबेटिंग सर्किट पे देखिए, अगर सुधार करने की बात है, तो एक जो मेरे तरफ से सुझाव भी आप कह सकते हैं इसको, कि जो जितने नए जी। वक्ता हैं, जो नवोदित वक्ता हैं, न्यू कमर्स हैं डिबेट के फील्ड में, लोग थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में बदलाव करें, सीखने की हम्म। ललक को ज्यादा दिमाग में रखें, हम्म। सीनियर्स के साथ या किसी भी अदर वक्ता के साथ, जो अदर स्पीकर्स हैं हम्म। उनके साथ बदतमीजी तो बिल्कुल ना करें। और कोई भी हार या हम्म। जीत हो, ये हार जीत का जो सिलसिला है ये स्टेज तक ही छोड़ दें, सीख के जाएं। हम्म। क्योंकि वो हार वो हम्म। जीत का जो एटीट्यूड होता है कि हम हार गए, हम तो इनडिफेजिबल थे, हम तो हम्म। हार ही नहीं सकते थे, ये हम्म। अपराजय होने की भावना है, इसको दिमाग से निकाल दें, सीखने की ललक रखें, ज्यादा से हाँ। ज्यादा प्रोडक्टिव बने। ये सारी चीजें, जो एटीट्यूड का प्रॉब्लम जी। है अगर होगा किसी को, तो थोड़ा सा दूर करने की आवश्यकता है मुझे, क्योंकि हम सब लोग इस डिबेटिंग परिवार का जी। हिस्सा ही है। इसमें अगर किसी भी तरीके की कुछ जी। बदनामी होती जी। है, कोई रॉन्ग इंप्रेशन जाता है, तो सबके लिए ये जी। नकारात्मक बात। जी। जी, तो आप तो डिबेटिंग सर्किट के मतलब काफी अनुभवी वक्ता हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको आज डिबेट करने का मौका मिले तो आप डिबेट करेंगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में खास बिल्कुल तौर पे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर डिबेट करने का मौका मिला तो उससे हम लोग चूकना नहीं अच्छा। चाहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, पुरानी यादें ताजा होंगी, फिर लोगों से जी। मिलने का मौका मिलेगा, एक बार फिर से जो डिबेटर है वो सामने बाहर आएगा। जी। 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 अच्छा, चलिए, तो एक और छोटा-सा सवाल, क्योंकि अपने कॉलेज की डिबेटिंग सोसाइटी तो सबको बेहतरीन लगती है और निश्चित तौर पर होती है, लेकिन अपने कॉलेज की सोसाइटी को छोड़कर बाहर कोई और कॉलेज की सोसाइटी जो लगते हैं हाँ, कि ये सोसाइटी अच्छा है, यहाँ पर जो चाहे वो कार्यक्रम आयोजित करने के हों या फिर स्पीकर्स जिस तरीके से बिहेव करते हैं या जो जिस तरीके से उधर से कंटेंट लेकर आते हैं, वो डिबेटिंग सोसाइटी काफ़ी अच्छी वो हम लोग का था, तो हम लोग का तो था ही। उसके बाद कुछ कॉलेजेस थे है। हुँ। जहाँ ये कल्चर काफी रिच था। रामदास कॉलेज था, फिर हिंदू कॉलेज था, हम लोग हुँ। सीनियर डिबेटर्स थे उस वक्त, तो बहुत अच्छे शानदार वक्ता थे उस वक्त के। तो हिंदू और रामदास हुँ। कॉलेज का भी डिबेटिंग कल्चर काफी रिच था। तो ये दोनों भी काफी, इनके जी। डिबेटर्स भी काफी पारंगत थे, जी। चाहे वो डिबेटिंग करने में हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइज करने में, दोनों चीजों में ये लोग पारंगत थे। जी। 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 और उसके बाद से, मतलब चलिए, जैसे तो उसके बाद साउथ सुमित भैया कैंपस में हमने बहुत-बहुत देखा, धन्यवाद। या अंत तो में जी। जैसे साउथ कैंपस में था, जी। जैसे आपका खुद का कॉलेज हो या साउथ के अदर कॉलेजेस हो, एलएसआर हो, गार्गी कॉलेज हो, ये लोगों ने बाद में इतने हुँ। तत्परता के साथ, डेडिकेशन के साथ इन लोगों ने डिबेटिंग को ऑर्गेनाइज किया, हुँ। पार्टिसिपेट किया, इनमें से काफी हुँ। अच्छे वक्ता उभर के आए। साउथ कैंपस में आज की तारीख में तो खैर बहुत सारे वक्ता होंगे, हम जब वहां पे थे एडजुडिकेट करते तो उस वक्त भी बहुत सारे हुँ। अच्छे अच्छे वक्ता साउथ से थे। तो ये चीजें बाद में बहुत डेवलप हुई। अब तो मोटा हुँ। मोटी हर कॉलेज में ये कल्चर हो गया कि चलिए अच्छी बात है कि डिबेट ऑर्गेनाइज होते हैं, डिबेट्स वहाँ लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ बहुत जी। अच्छे स्पीकर्स उभर के जी। आते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित भैया, आपने इतने व्यस्त समय में हमारे लिए और सारे डिबेटर्स के लिए जो समय निकाला है और अपना अनुभव सुनाया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि लास्ट में आप सिर्फ एक लाइन कह के पूरी अपनी डिबेटिंग जर्नी के अनुभव को लेकर एक लाइन पूरे डिबेटर्स को एक संदेश दें कि किस तरीके से हम चूँकि हम डिबेट करते हैं, आप तो प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कि आप जो डिबेट किया उसका जीवन में कितना लाभ आपको मिला। 1-2 लाइन में आप उसको कह दें और उसके बाद हम इस सेशन को एंड करें। दिग्विजय, इसके लिए एक ही दो लाइन कहना चाहेंगे। डिबेट में जब आप पार्टिसिपेट करने जाते हैं, तो तैयारी करने के दौरान जो है, एक स्टूडेंट होकर तैयारी करें। जैसे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वैसे डिबेट्स की तैयारी करें, अपने आप हुँ। को सशक्त करें। और हुँ। बोलने जब जाते हैं, तो मंच पे यही समझ के चढ़ें कि आपसे हुँ। अच्छा वक्ता उस वक्त वहां पे कोई नहीं है। तो जी। ये दोनों चीजों को ध्यान में रखें और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें, हेल्दी कंपटीशन करें। इल विल, जी। एनिमोसिटी, ये सब दिमाग में न रखें और सीखें, जी। हमेशा स्टूडेंट रहें।
डिबेट में भी स्टूडेंट रहे, फले फूले, लाइफ जी। में काफी आगे जाए, क्योंकि ये जी। आपके लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस में काउंट होगा, ये जो डिबेटिंग जी। मेरे जीवन में तो है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भैया, और कि आपने इतने व्यस्त समय में हमारे लिए और डिबेटर्स के लिए समय निकाला। और तो ये थे आज हमारे साथ सुमित शेखर पांडे भैया, जिन्होंने एक लंबा अनुभव हमारे साथ साझा किया। मैं चाहूंगा कि आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने अन्य दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, और जितने डिबेटर्स हैं उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आज के जो डिबेटर्स हैं या जो मेरे समय के डिबेटर्स थे, वो सुमित भैया के समय में क्या होता था नहीं जानते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगी, सभी लोगों तक पहुंचाएं। कोई प्रश्न है, किसी प्रकार की जिज्ञासा रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी अन्य वक्ता के साथ किसी अन्य वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुमित भैया।